नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं प्रभु पटेरिया। तेरे इंतजार में कब से उदास बैठे हैं, तेरे दीदार में आंखें बिछाए बैठे हैं। तू एक नजर तो हमको देख ले, इस आस में कब से बेकरार बैठे हैं। जी हाँ, ये लाइनें लाल बत्ती की आस लगाए बैठे बीजेपी के उन दावेदारों का हाले दिल बयां करती हैं जो पिछले लंबे समय से बेचैन और बेताब थे। लाल बत्ती के इंतजार में पीले पड़ रहे दावेदारों के लिए एक एक दिन किसी युग के बराबर साबित हो रहा था। इंतजार की सारी इंतहा भी पार हो गई, लेकिन उनकी हसरतों ने हिचकोले मारना बंद नहीं किया और जस की तस बरकरार रहे कि कब लाल बत्ती की लॉटरी खुलेगी और उनकी ताजपोशी होगी। आखिरकार सोमवार को वो दिन भी आ गया जब काफी कसरत के बाद सरकार और संगठन ने अपने पिटारे से अपने चुनिंदा चहेतों के नाम बाहर निकाले और उन्हें नवाजा। लेकिन सरकार ने यह खुशखबरी भी किस्तों में बांटी और सोमवार को लाल बत्ती पाने वालों की सिर्फ पहली ही सूची जारी की, जिसके चलते संगठन में कहीं खुशी तो कहीं गम का नजारा देखने को मिला। पहली लिस्ट में जिन लकी नेताओं के नामों की लॉटरी खुली, उनके यहाँ जश्न की तो बाकी दावेदारों के यहाँ मायूसी की लहर सी दौड़ पड़ी और उनका इंतजार भी लंबा हो गया। ऐसे में आज चर्चा भी इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। खत्म हुआ मध्य प्रदेश में लाल बत्ती का इंतजार, आयोग प्राधिकरण की लिस्ट जारी, नवाजे गए 10 नेता। भूपेंद्र आर्य एसटी आयोग, नरेंद्र मरावी एसटी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। बीडीए अध्यक्ष के पद पर ओम यादव की ताजपोशी। भोपाल में व्यापम कार्यालय में मिली नोटों की गड्डियां, पुराने सामान की मरम्मत के दौरान फर्नीचर से निकले नोट, 11,90,000 बरामद। मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायकों ने अब तक नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा, सिर्फ वित्त मंत्री और उनकी पत्नी ने दी है विधानसभा सचिवालय को अपनी संपत्ति की जानकारी। राजनीति में सामंतवादी सोच को समाप्त करने पर शिवराज सरकार की नई पहल, 27 विधायकों और 4 मंत्रियों के नामों से राजा, कुंवर, महाराजा जैसे उपनाम हटाए जाएंगे। बुंदेलखंड में आईटी को बढ़ावा देने में जुटे आईटी मंत्री भूपेंद्र सिंह, आईटी पार्क विकसित करने के लिए जमीन की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप करेगा 25,000 करोड़ का निवेश। यूरिया, नेचुरल गैस, सल्फर थर्मल पावर समेत आधा दर्जन इकाई लगाने के लिए हुआ एमओयू साइन। 6,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। नाइजीरिया से रायपुर लौट रही महिला के सामान से भरे 2 सूटकेस ट्रेन से चोरी, नागपुर जीआरपी थाने में एफआईआर की दर्ज। ग्वालियर में फिर पुलिस बनकर महिला के साथ लाखों की ठगी, मंदिर से पूजा कर लौट रही बुजुर्ग महिला से 8 तोले सोने के जेवर लेकर रफू चक्कर हुए बदमाश। रायगढ़ के उरांव में शराबी पिता ने बेटी को पीट पीट कर मार डाला, बेटा गोद लेने को लेकर पत्नी से हुआ था झगड़ा। और संथारा पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक के फैसले के विरोध में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक सड़क पर उतरा जैन समाज, कहीं कराया मुंडन, कहीं निकाली रैली। This program is sponsored by CXCT. मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में ही मिल जाना है, ना कुछ साथ लाए थे और ना ही कुछ लेकर जाना है। ये वो शब्द हैं जिनके जरिए सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाल बत्ती की चाह रखने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को इशारों ही इशारों में नसीहत दी कि वो दरिद्र नारायण की सेवा के लिए तत्पर रहें, ना कि पद ओहदा पाने के लिए लाल बत्ती की दौड़ में पड़े। बावजूद इसके नेताओं के लाल बत्ती के लिए मुंह कम नहीं हुआ। आखिर हो भी कैसे? लाल बत्ती वीआईपी संस्कृति और रुतबे की जो प्रतीक है, मलाईदार पद की पहचान है। लाल बत्ती वाली गाड़ियों के लिए सिग्नल भी रुक जाते हैं और पब्लिक भी। तभी तो मध्य प्रदेश में भी लाल बत्ती की लालसा रखने वाले दावेदारों ने भी इसे पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, अपना पूरा दमखम लगा दिया। साम दाम दंड भेद से लेकर कई दफा दिल्ली तक दौड़ भी लगा डाली।
इस उम्मीद में कि शायद बत्ती की उनकी बेकरारी इस बार खत्म हो जाए। लेकिन लाल बत्ती का सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि सरकार और संगठन ने सोमवार को सिर्फ लाल बत्ती की रेस में अपनी जगह सुनिश्चित करने वाले नेताओं की पहली सूची जारी की है, जबकि मलाईदार कहे जाने वाले निगम मंडलों को अभी भी खाली रखा गया है। आखिरकार लंबे इंतजार और माथापच्ची के दौर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाल बत्ती के दावेदारों के नाम पर मुहर लगा दी। निगम मंडलों और प्राधिकरणों के अध्यक्ष पद की नियुक्तियों को लेकर काफी दिनों से अटकलों का दौर चल रहा था। इस दौरान कई नाम राजनीतिक हलकों में तैर रहे थे। फिलहाल सोमवार को 10 आयोग और प्राधिकरणों में 11 नामों की घोषणा कर दी गई। पहली सूची में अश्विन खरे को मराठी अकादमी का संचालक पद भी सौंपा गया है। आखिरकार लंबे इंतजार, माथापच्ची, उठापटक और मंथन के दौर के बाद मध्य प्रदेश में लाल बत्ती की लालसा रखने वाले दावेदारों के नामों का ऐलान कर ही दिया गया। यह सरकार और संगठन के शीर्ष नेताओं से सलाह मशवरा के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फाइनल नामों पर अपनी अंतिम मोहर लगाने के साथ ही निगम मंडलों और प्राधिकरणों की अटकी पड़ी पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में 4 प्राधिकरण और 5 आयोगों के मुखिया के नाम शामिल किए गए हैं, जिस पर सीएम शिवराज ने सोमवार सुबह इंदौर रवाना होने से पहले ही साइन कर दिए थे। प्राधिकरण और निगमों में नियुक्तियां। ओम यादव को भोपाल विकास प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है। जगदीश अग्रवाल उज्जैन विकास प्राधिकरण के चेयरमैन होंगे। अभय चौधरी ग्वालियर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन होंगे। विनोद मिश्रा जबलपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। राकेश जादौन ग्वालियर काउंटर मैग्नेट सिटी प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सरकार ने 5 आयोगों के अध्यक्षों के नाम का भी ऐलान किया। 5 आयोग और उनके अध्यक्ष: बंसीलाल गुर्जर कृषक आयोग, नरेंद्र मरावी जनजाति आयोग, भूपेंद्र आर्य अनुसूचित जाति आयोग, शिवराज शाह SC/ST वित्त आयोग निगम, रमेश शर्मा कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष। हालांकि इंदौर विकास प्राधिकरण और कुछ दूसरी जगहों पर ज्यादा दबाव, रास्ताकशी और समन्वय न बन पाने के चलते दावेदारों के नामों पर अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है, तो वहीं भोपाल विकास प्राधिकरण को लेकर भी आखिरी समय तक घमासान की स्थिति बनी रही। लेकिन आखिर में कृष्णा गौर की बजाय बाबूलाल गौर के ही करीबी माने जाने वाले ओम यादव के नाम पर मुहर लगा दी गई। तो बाकी के नामों के लिए दूसरी सूची का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस बीजेपी संगठन और सरकार पर पट्टाबाज की तर्ज पर अपने चहेतों की ताजपोशी की बात कह रही है। अब इनका शिवराज का मेरिट और डीमेरिट तो समझ में नहीं आता। जिसकी समझ में शिवराज को जो समझ में आया वही करते हैं। इसी तरीके से भी उन्होंने विकास प्राधिकरणों में आज नियुक्तियां की हैं। अब निगम मंडल में भी नियुक्ति ऐसे ही कर देंगे, लेकिन उसका कोई जनता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा हो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। तो बीजेपी के लोगों को भी इग्नोर करके चलना है, वो अपने चहेतों को उन पदों पर बैठाते हैं। पिछले कुछ समय से सूबे की राजनीति में लाल बत्ती को लेकर सियासी उबाल मचा हुआ था। लाल बत्ती की आस लिए दावेदार भोपाल से दिल्ली दरबार तक दौड़ लगाते नजर आ रहे थे। लाल बत्ती को लेकर लॉबिंग भी जमकर हुई और संघ के जरिए संगठन में आए नेताओं तक ने अपने चहेतों को सरकारी पद दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिसकी वजह से पार्टी नेतृत्व को भी अपने कार्यकर्ताओं के नाम तय करने में काफी मेहनत करनी पड़ी और सीएम को भी नामों पर मंथन के लिए कई दफा दिल्ली दरबार में हाजिर होना पड़ा। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या नियुक्ति की नीति के जरिए संगठन क्षेत्रीय संतुलन साधने में सफल हो पाएगा और इन नियुक्तियों से बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी और उसे आने वाले उपचुनावों में कितना फायदा मिलेगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जब लाल बत्ती के लिए लग जाए दावेदारों की होड़, नामों पर अंतिम मुहर लगाने के लिए सरकार संगठन को मंथन पर मंथन के लिए होना पड़े मजबूर और दबाव के बीच सहमति न बनने से ताजपोशी में हो जाए देरी, तो सवाल उठते हैं। क्या निगम मंडल में नियुक्तियों से और मजबूत होगी बीजेपी? क्या लाल बत्ती बांटने में देरी तो नहीं हुई?
क्या नई नियुक्तियों से आने वाले उपचुनाव में बीजेपी को होगा फायदा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान बीजेपी से प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल हमारे साथ हैं। रजनीश जी स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अग्निहोत्री जी आपका स्वागत है। और रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी। गिरिजा शंकर जी हम आपका भी स्वागत करते हैं। और भोपाल से हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एडिटर राकेश अग्निहोत्री जी। सबसे पहले हम राकेश जी से जानना चाहते हैं। राकेश जी, ये जो आज 11 नामों की सूची जारी हुई है, इसके मायने क्या है? जो प्रतीक्षा हो रही थी निगम मंडलों की, वो सूची कहां अटक गई? देखिए, जो सूची में शामिल है वो एक चेहरे हो सकते हैं जिन पर मुख्यमंत्री ने अपनी मोहर लगाई है, लेकिन इंतजार कुछ और नामों का था जो वाकई में सियासत में जिनको पद और प्रतिष्ठा का इंतजार था वो निगम मंडल से होना थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो मोहर लगाई है वो सिर्फ आयोग और प्राधिकरण पर। ऐसे में सवाल कई खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं एक पहल हुई है, उम्मीद की जाना चाहिए कि नियुक्तियों का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, क्रमशः जारी रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये जो परसेप्शन बन रहा था मीडिया का, कहीं ये दबाव तो नहीं था मुख्यमंत्री के ऊपर कि ये कहीं ना कहीं से कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ वो अपने सामने नाम उछालें और चीजें आगे बढ़ें। इसके साथ ही ये भी था कि जो नेता नियुक्ति जिन नेताओं को मौका मिला है लाल बत्ती का, क्या वो सिर्फ शिवराज की पसंद है या फिर उन क्षेत्रीय नेता? हालांकि बीजेपी में मुख्यमंत्री के ऊपर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये नेता जो हैं जिनको नियुक्ति दी गई है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये किनकी पसंद है आखिर? देखिए, निश्चित देखिए, अगर ओम यादव की बात करें सबसे पहले भोपाल, तो वो निश्चित तौर पर बाबूलाल गौर की पसंद रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको अपनी पसंद बनाकर कहीं ना कहीं कोई सियासी हित जरूर साधे है। क्योंकि कृष्णा गौर जिनका नाम चल रहा था, जो पूर्ण महापौर हैं कि निगम मंडल में जा सकते हैं, ऐसे में यादव समाज के एक व्यक्ति जो कम से कम गौर साहब के नजदीक माने जाते थे, मुख्यमंत्री ने उन्हें अपनी पसंद बनाया है। और यादव ने स्वीकार भी किया है कि वो नगर निगम या पहले जो भी जिम्मेदारी निभाई है उसके पीछे कहीं ना कहीं शिवराज का योगदान था और निश्चित तौर पर अपेक्षा की जाती है कि वो मुख्यमंत्री का गुणगान करेंगे। लेकिन अगर दूसरे नामों पर डाला जाता है तो शिवराज सिंह जो दूसरे शिवराज शाह, वो एक आदिवासी चेहरा है, चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मंडला और उस क्षेत्र में उनका आधिपत्य रहा है जहां फग्गन सिंह कुलस्ते और कई आदिवासी नेता हैं। और जो जहां चुनाव होना है आपके नजदीक जो आ जाता है झाबुआ वगैरह की बेल्ट में, तो एक आदिवासी चेहरे को भी सामने लाए हैं। लेकिन जो विकास प्राधिकरणों पर नियुक्ति की गई है वो नाम थोड़े से उस जिले की राजनीति में, संगठन में लंबे समय से काम कर रहे थे, चाहे वो ग्वालियर के हों, चाहे फिर वो जबलपुर के हों या फिर वो दूसरे क्षेत्र के हों। लेकिन इंदौर का नाम उससे भी अछूता रहा है। तो इंदौर वो क्षेत्र है जहां पर कैलाश विजयवर्गीय अभी राष्ट्रीय परिदृश्य में गए हैं, सुमित्रा महाजन लोकसभा में है, तो वहां को लेकर के जो तालमेल शायद नहीं बन पाया या और इंतजार करना चाहते हैं इंदौर विकास प्राधिकरण को लेकर के, तो लगता है कि कहीं सहमति का अभाव रहा है। लेकिन जिन राकेश जी एक सवाल उठ रहा है, रमेश चंद्र शर्मा कर्मचारी आंदोलन के मूड में है, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, कर्मचारी सरकार और कर्मचारियों के बीच का समन्वय टूट रहा है। ऐसे में ये कि नया नाम आया है, यदि कर्मचारी संतुलन की बात होती तो शायद संघ पृष्ठभूमि के भोपाल से जुड़े किसी नेता को ला सकते थे, ये इनकी पृष्ठभूमि क्या है रमेश शर्मा की? देखिए, ये उज्जैन से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। सुबह तो जब चर्चा चल पड़ी थी तो मीडिया भी इस लाइन में निकल गया था कि रमेश चंद्र शर्मा गुट्टू भैया का नाम है, लेकिन वो उज्जैन से थे, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, संघ के नेताओं के भी संपर्क में रहे, उनकी विचारधारा भी वो रही। लेकिन अगर उज्जैन से ये नाम को यहाँ लाया गया है और कर्मचारी राजनीति में पकड़ बनाना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी कि वो चाहते हैं कि कर्मचारियों को बहुत कुछ दिया है लेकिन कहीं ना कहीं अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो ये नाम कहीं ना कहीं वो अपनी समझ में सोच समझ के लाए होंगे। राकेश जी बने रहिएगा। हम गिरिजा शंकर जी से जानना चाहते हैं। गिरिजा शंकर जी, क्या मायने हैं नियुक्तियों के? जो आज 11 नियुक्तियां हुई हैं, अपेक्षा जो थी वैसी सूची नहीं आई। देखिए, ये तमाम जितनी नियुक्तियां होती हैं ये कब होती हैं इसको आप देखिए। जब भी मुख्यमंत्री या पार्टी का नेतृत्व कमजोर होता है या उस पर दबाव अधिक होते हैं तब ये तमाम नियुक्तियां होती हैं। वो चाहे फिर जो संसदीय सचिव अपॉइंट होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं या निगम के अध्यक्ष होते हैं या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, इन तमाम चीजों के बैकग्राउंड को आप देखें तो 80 में जब अर्जुन सिंह के साथ विधायकों का समर्थन नहीं था और उनके विरोधी गुट
शुक्ल बंधुओं का जो गुट है बहुत हावी था, तो फिर अपनी पकड़ बनाने के लिए इस तरह के उपक्रम किए जाते हैं कि बहुत सारे निगमों में अध्यक्ष बना दीजिए, बहुत सारे संसदीय सचिव बना दीजिए। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ऐसी किसी स्थिति में नहीं है, तो इसका कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है। सिर्फ इतना है, एक परंपरा बन गई है उस वक्त से आज तक कि तमाम निगमों में और तमाम अलग अलग जो संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं या नेताओं की नियुक्ति होगी और एक परंपरा का यह निर्वाह किया गया है। दूसरी बात, जिन लोगों को बनाया गया है, आप उनके बैकग्राउंड देख रहे हैं, उनके राजनीतिक कनेक्शन देख रहे हैं, लेकिन देखना हमको ये चाहिए कि जिस पद में उनको नियुक्त किया गया है, क्या वो उस पद के लिए उस तरह की योग्यता रखते हैं, उस तरह का अनुभव उनको है कि वो किसी जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह पर कोई बढ़िया काम कर सकें। दरअसल ये निगम मंडल में जो जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, ये नियुक्तियां अब तो घोषित रूप से कही जाती हैं कि लालीपाप है, समर्थकों को खुश करने के लिए एक रेवड़ी बांटी जाती है, ये कहा जाने लगा है। इसका कोई सरकार से, सरकार के कामकाज से इसका बहुत ताल्लुक नहीं है। और इसको यदि सरकारी पक्ष से देखें तो जितनी देरी हुई है, सरकार में बैठे लोग, खासकर ब्यूरोक्रेट्स, वो तो ये मानते रहे कि चलो इतने दिन तो बचा, कम से कम इतने दिन फिजूल खर्ची रुकी। और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जाहिर है कि हर पार्टी सरकार में आते ही उसके कार्यकर्ताओं की ये इच्छा होती है कि उनको अलग अलग पद मिले और वो पद से निभाए जाएं। ये एक तरह से पुरस्कार है, राजनीतिक पुरस्कार है, जो आम जनता की जो टैक्स मिलता है उसकी कीमत पर ये पुरस्कार पॉलिटिकल पार्टियों को दिया जाता है। रजनीश जी गिरजाशंकर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब मुख्यमंत्री कमजोर होता है तो ऐसे लॉलीपॉप बांटता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये परंपरा निभाई जा रही है, मुख्यमंत्री कमजोर नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इन लोगों की योग्यता देखी जानी चाहिए कि ये योग्य हैं कि नहीं जिस पद पर बैठे हैं। और तीसरी बात ये है कि ये जो आम जनता के टैक्स है उसके खर्चे पर इनकी नियुक्ति हुई है। तो आपकी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी आ गई रजनीश जी कि आम जनता पर बोझ बढ़ाने के लिए आप एक परंपरा को निभा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो ये मुख्यमंत्री जी कोई कमजोर नहीं है, शिवराज जी मजबूत हैं, हम सब जानते हैं। और ये नियुक्तियां लंबे समय से प्रतीक्षित थी। इन पर जो नियुक्तियां होती हैं वो गैर शासकीय व्यक्तियों की ही होती हैं, हम सबको ये पता है। लंबे समय से ये रजनीश जी 2 साल से यदि ये पद खाली थे, सरकार का कामकाज सुचारू चल रहा था, तो फिर इन पर भरने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा सवाल ये। नहीं, देखिए, मैं वही आपसे कहना चाह रहा था, आपने मुझे रोक दिया। काम चल रहा था, लेकिन जैसे प्राधिकरण है या आयोग हैं, जहां जनता के बीच में रहने वाला, समाज के बीच में रहने वाला नेता कोई अगर वहां बैठता है तो उसकी दृष्टि सामाजिक बनती है, उसकी दृष्टि राजनीतिक बनती है, जनता के प्रति संवेदनशीलता बनती है, उस तरह से निर्णय लिए जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की काम करने की शैली, पद्धति और उनकी अपनी आस्था अलग प्रकार की होती है। जनता की जो प्रति संवेदनशीलता जितने अधिक जनता के बीच में रहने वाले नेता की होती है, मुझे लगता है वो ज्यादा कारगर ढंग से उस प्राधिकरण को, आयोग को चला पाता है। और आयोग तो इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि जिस वर्ग के कल्याण के लिए आयोग बने हैं, उस वर्ग से वो व्यक्ति आता है और वो उस वर्ग की समस्याओं को, चुनौतियों को पहचानता है, समझता है, इसलिए उनको दूर करने के लिए वो सक्षम होता है, योग्य होता है। और जो अभी नियुक्तियां जिन लोगों की हैं वो सामाजिक रूप से बहुत परिपक्व लोग हैं, उन शहरों के गणमान्य लोग हैं और लंबे समय से राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मेरिट के स्तर पर भी और उनकी योग्यता के स्तर पर भी, क्षमताओं के स्तर पर भी कहीं कोई सवालिया निशान नहीं है। चलिए राकेश जी, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या इन लोगों की मेरिट डिमेरिट देखी गई है इनको लेने के पहले पार्टी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने, संगठन ने जो नाम भेजे थे उन पर विचार किया है और संगठन की सहमति है, सिफारिश है। लेकिन 10 साल पूरे करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, वो हर कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। और जिन लोगों ने कई चुनाव में काम किया है, या घर बैठे हैं, या टिकट के दावेदार नहीं है, या चुनाव हार गए हैं, या उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाएं सामने नहीं आई हैं, मुख्यमंत्री ने उनको अपनी निजी पसंद बना करके उनको ये मौका दिया है कि वो कुछ काम करें। लेकिन प्रभु जी, मैं यहाँ पर मुझे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जैसा कि आदरणीय गिरजा शंकर जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मजबूत है और जरूरत नहीं है।
है। और बीजेपी के प्रवक्ता भी रंजीत ये कह रहे हैं, तो ये मान के चला जाए कि ये सिर्फ झुंझुना है, आगे ये नियुक्तियों का सिलसिला आगे बढ़ने वाला नहीं है, बीच बीच में झुंझुना दे दिए जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री मजबूत है तो क्या कार्यकर्ताओं के लिए जो करीब 10 साल से शिवराज सिंह चौहान की ओर देख रहा है, 2 साल पूरे करने जा रहे हैं, उनकी अपेक्षाओं का ध्यान तो उनको रखना होगा, क्योंकि 20,000 से ज्यादा नियुक्तियां होना है। निगम मंडल आयोग से हटके एल्डरमैन देखिए आप, 6 महीने नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं, जिला स्तर पर जिला समितियों में नियुक्तियां होना है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में भी कई ऐसे नियुक्तियां हैं जो वो नियुक्तियां होना है। तो नियुक्तियां कार्यकर्ताओं का हक बनता है, लेकिन बात सही है, मुख्यमंत्री जब चाहेंगे, उनका विशेषाधिकार है, तो वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं दबाव था, व्यापम के समय एक दबाव मीडिया का और जनमानस का वो झेल चुके हैं, तो उनको ये लगा कि अब ये सही समय है कि कुछ कार्यकर्ताओं को आगे नाम बढ़ाएं। और अगर ये सिलसिला जारी रहता है, अगले 10-5 दिन में प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, वो गैर सरकारी उनका दौरा है, राजनीतिक नहीं है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में ये जो अपेक्षाएं हैं, वो विरोध के स्वर बीजेपी में कभी नहीं सुनाई देंगे। इक्का दुक्का किस्से होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर दबाव जरूर है, वो दबाव में ना आए, ना दिखाएं, ये मैसेज ना जाए। लेकिन 20,000 से ज्यादा छोटी बड़ी नियुक्तियां पूरे प्रदेश में होना है, और 2 साल पूरे हो चुके हैं, 3 साल बचे हैं सरकार के लिए। चलिए राकेश जी, आपने अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो चर्चा में भाग लेने के लिए। अग्निहोत्री जी, राकेश जी बता रहे 20,000 से ज्यादा नियुक्तियां होनी है, सरकार को अभी करनी है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 20,000 नियुक्तियों में लगभग 5-6 दर्जन नियुक्तियां ऐसी हैं जो सफेद हाथी सरकार के लिए साबित हो रहे हैं, निगम मंडल, उनमें सरकार को बैठाना है। और पिछला अनुभव ये बताता है कि जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनने निगम मंडलों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया, उसका बोझ ही बढ़ाते चले गए। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या जायज है ये कदम? देखिए प्रभु जी, मुझे लगता है कि यदि मुख्यमंत्री जी बहुत मजबूत हैं और स्थिति बहुत तगड़ी है, तो ये जो नियुक्तियां होनी हैं, जिसमें कि बहुत कम अभी हुई हैं, जैसा कि आपने बताया कि आयोग और प्राधिकरण में हुई है, निगम मंडलों में अभी होनी है, तो जो नियुक्तियां होनी है बहुप्रतीक्षित है, जिसके लिए मुख्यमंत्री खुद जुलाई आखिरी में ये कह चुके हैं कि 3-4 दिन में निगम मंडलों की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद मैं मंत्रिमंडल का विस्तार करूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं मीडिया के सामने। तो फिर इतना समय, लंबा समय क्यों लगा, जिसकी स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत है? जहां तक मैं समझता हूं कि ये नियुक्तियां वाकई जो विश्लेषण किया गया है कि जरूरी नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में जो दल सत्ता में रहता है, उसके कार्यकर्ताओं की बड़ी इच्छा होती है प्रभु जी कि उनको भी कुछ भागीदारी मिले सत्ता में। तो ये जो भागीदारी है, भले ही वो नागरिकों के टैक्स के आधार पर उनको वेतन मिलता है, टैक्स से वेतन जाता है, लेकिन फिर भी ये जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आखिर उनको भी संतुष्ट रखना है कि सत्ता जो है, जिसके जो आनंद है वो थोड़ा बहुत वो भी भोग सके। जैसा आपने बताया कि लाल बत्ती के चक्कर में पीले हुए जा रहे थे, तो हालात ये है कि ये जो निगम मंडलों की नियुक्तियां हैं, मैं राकेश जी से सहमत हूँ कि ये अब बहुत जल्दी होने वाली नहीं है। कहा जा रहा है कि कल भी हो सकती है, लेकिन अब बहुत जल्दी होने वाली नहीं है। ये झुंझुना टाइप की चीज है, मैं सहमत हूँ राकेश जी से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं है शिवराज सिंह चौहान जी को कि वो बहुत जल्दी नियुक्तियां करें, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से मंथन चला, 100 से ज्यादा बैठकें हुई इन नियुक्तियों को लेकर के, बार बार ये बातें सामने आती रही कि संगठन के लोग और संघ के लोग अपनी अपनी सूचियां दे रहे हैं, फिर उसमें मंथन चल रहा है। तो जब इतना लंबा मंथन करना पड़ा एक मजबूत आदमी को, तो ये जरा समझ से परे है प्रभु जी। रजनीश जी, पहला सवाल तो ये कि क्या आप भी इस रेस में हैं? आपको भी किसी निगम मंडल में नियुक्ति मिलने की दरकार है? जी नहीं, मैं किसी रेस में नहीं हूँ, ना ही मेरा किसी निगम मंडल पर कोई दावा है। दूसरा तो रजनीश जी, शिवराज शाह के यदि नाम लें हम, यदि पार्टी ने उनको बनाया, तो जब आप कह रहे हैं कोई मजबूरी नहीं है, गिरिजा शंकर जी ने भी कहा कि शिवराज जी मजबूत हैं, पार्टी पर कहीं कोई दबाव मजबूरी नहीं है, लेकिन राकेश जी ने कहा कि दबाव है कुछ ना कुछ। शिवराज साहब वो व्यक्ति हैं जो विधायक रहे, शिवराज साहब वो व्यक्ति हैं जो आपकी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे, शिवराज साहब वो व्यक्ति हैं जो आंदोलन पर उतर गए थे टिकट को लेकर और निर्दलीय चुनाव लड़ने तक तैयार हो गए थे। बंसीलाल गुर्जर को देखें तो मंदसौर चुनाव हुआ, वहां पर जो दबाव बने पार्टी के, शायद वो एक वजह रही जो। तो आखिर दबाव क्यों आपकी पार्टी झेल रही है? जब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत स्थिति में है, तो फिर ऐसे दबाव के जिन लोगों को नियुक्तियां देने का मतलब क्या है?
देखिए, ये आपका अपना विश्लेषण हो सकता है, आकलन हो सकता है। शिवराज साहब वह नेता हैं जो जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे। शिवराज साहब वो नेता हैं जो आदिवासियों की भावनाओं को समझते हैं, आदिवासियों के बीच में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ के काम करते हैं। कई बार कोई घटनाक्रम हो जाता है, चूंकि परिवार के अंदर का मसला होता है, रूठना मनाना चलता है, कभी इक्का दुक्का ऐसा होता है, लेकिन फिर भी जनता के बीच में रहने वाले, जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। जो भी आप नाम लेंगे, मैंने पहले भी कहा कि ये लोग समाज में काम करने वाले, जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं, और वो उस दृष्टि से योग्य बनते हैं। जो एक बात बार बार कही जा रही है कि जनता के टैक्स से ये इनको वेतनमान मिलेगा या सुविधाएं मिलेंगी, देखिए ये संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन जनता का प्रतिनिधि कोई वहां बैठे जो लोक भावनाओं को वहां कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से अमली जामा पहनाए, उनको आकार दे, ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है, और ये होता भी रहा है, होना भी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी सभी संस्थाएं जो जनता के बीच में काम करने वाली होती हैं, जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए। और मुझे लगता है ये कवायद उसीलिए होती है जो हजारों करोड़ के काम करने वाले प्राधिकरण हैं, वो कम से कम वहां जनता का प्रतिनिधि हो। केवल शासन के लोग बैठ के, ब्यूरोक्रेट्स बैठ के योजनाएं बनाएं, ये ठीक बात मुझे लगता है लोकतंत्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से नहीं है। गिरजा शंकर जी, आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं। छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं, वहां कम नियुक्तियां हो रही हैं, मध्य प्रदेश में उम्मीद ज्यादा है। राकेश जी बता रहे थे कि 20,000 नियुक्तियां करनी है सरकार को, शायद एडल्टमेंट स्तर तक जाकर सरकार को नियुक्तियां करनी है। तो आखिर आप इतने साल से देख भी रहे हैं, ये निगम मंडलों की स्थिति क्यों नहीं सुधरती? जब ये अच्छे राजनेता आते हैं, रजनीश जी जैसा कह रहे हैं कि ये राजनेता जनता से जुड़ा काम करने आते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो फिर निगम मंडल दिन ब दिन घाटे में क्यों जा रहे हैं? अब तक जितनी बात हुई है उसमें 3-4 बातें उभरी हैं, मैं उसको भी लेना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक स्थिति में बड़ा अंतर है। यदि मैं कहता हूं कि शिवराज सिंह बहुत मजबूत हैं, तो उसके पीछे तथ्यात्मक चीजें हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वोटों और सीटों का जितना अंतर है, वो उनकी मजबूती का पहला बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश में किसी भी स्तर के कोई भी चुनाव हो, वो चुनाव केवल शिवराज सिंह के नेतृत्व में उनके नाम पर ही जीते जाते हैं, ये उनकी खुद की पार्टी स्वीकार करती है। तो उसके बाद ऐसे किसी मुख्यमंत्री पर किसी तरह का दबाव हो, ये मानने का कोई कारण नहीं है। दूसरी बात, जब कोई ये कहता है कि सरकारी संस्थाओं में लोकतंत्र की मजबूती के लिए अशासकीय लोगों को नियुक्त किया जाए, तो उनको पहले संविधान पढ़ लेना चाहिए। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान बनाने वालों ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। उसके लिए विधायक, सांसद, मंत्री चुन के आते हैं, लोकतांत्रिक सरकारें बनती है। लेकिन असंवैधानिक तरीके से इन संस्थाओं में लोगों को बैठाना, वो चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, ये सिलसिला एक राजनीतिक उपक्रम है। और मैं इस बात को कतई पसंद नहीं करूंगा कि सरकारी धन पर राजनीतिक उपक्रम चलाया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि कार्यकर्ताओं का हक है, तो किस आधार पर हक है भाई? ये कि सरकार को लूटने का हक बनता है क्या? हक कोई नहीं है, ये केवल लॉलीपॉप है, ये डोल है। जो आपको राजनीतिक लाभ किसी पार्टी को मिलता है, उस लाभ के बदले आप अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करते हैं, और उपकृत करना ये कहीं पर भी न कानूनी है, न वैधानिक है, न संवैधानिक है। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है कि यदि जनप्रतिनिधि वहां संस्थाओं का नेतृत्व करते हैं, तो जनता की आवाज वहां सुनी जाती है। लेकिन कभी इस बात को देखा जाए, जो संवैधानिक संस्थाएं, आयोग बने हुए हैं, वहां की स्थिति क्या है? उन आयोगों की रिपोर्ट पिछले सालों से धूल खाती पड़ी है कि उन आयोगों ने जिन वर्गों के लिए वो आयोग बना है, उनके हितों की रक्षा के लिए उन आयोगों ने क्या काम किया अब तक? कभी इस बात की परीक्षा भी की जानी चाहिए। जिन लोगों ने अब तक अध्यक्ष का पद संभाला है, उन्होंने उन वर्गों के हितों के लिए क्या किया है? जिन निगमों मंडलों में अशासकीय लोग नियुक्त हुए, उन लोगों ने उन निगम मंडलों को घाटे से उबारने में क्या मदद की? जो भी निगम मंडल में वो रहे, उसमें ऐसी कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई और जनता के हित में काम हुए? इस बात का परीक्षण होना चाहिए, तब ये तर्क आगे होगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो राजनीति थोड़ी भिन्न है। बावजूद इसके एक जो सरकारों में, राजनीतिक दलों में जो परंपरा बन गई है कि निगम मंडलों में हमको अध्यक्ष अपॉइंट करना है या कुछ और इस तरह करना है, संवैधानिक संस्थाओं की बात अलग है, वहां तो होना ही चाहिए।
और मुझे अच्छा लगा आज कि इस नियुक्ति की शुरुआत जो संवैधानिक संस्था है उसमें करने से हुई, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद राजनीतिक जो डोल है वो बढ़ते रहेंगे। हर राजनीतिक दल को यदि कार्यकर्ता है और अपने कार्यकर्ताओं की परवाह करता है तो उसको राजनीतिक पद दे, अपनी पार्टी में पद दे, पार्टी में सम्मान दे, क्योंकि उसने पार्टी का भला किया है। यदि पार्टी को सरकार बनाने में मदद की है तो उसने पार्टी का भला किया है, जनता का भला नहीं किया है। इस बात को विचार करना चाहिए और इस परंपरा को मैं तो कम से कम इस रूप में स्वीकार नहीं करूंगा कि ये कार्यकर्ताओं का हक है या कार्यकर्ताओं को तो मिलना ही चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, किस आधार पर उनका हक बनता है, उसका क्या वैधानिक आधार है? तो इस बात को हर पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को विचार करना चाहिए। रजनीश जी, हम गिरिजाशंकर जी ने जो सवाल खड़े किए उनका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन एक हमारे दर्शक जुड़े हैं भोपाल से, विवेक जी। जी विवेक जी, सवाल कीजिए अपना। हेलो। हाँ जी विवेक जी, सवाल कीजिए। विवेक नहीं सर, योगेश। हाँ योगेश जी, सवाल कीजिए अपना। सर मेरा अग्रवाल जी से सवाल ये है कि रजनीश जी से सवाल है जी सर के नियुक्तियों में, नगर निगम की नियुक्तियों में या निगम और मंडल की नियुक्तियों के टाइम पे क्या बीजेपी में भी गुटबाजी हावी रहेगी? जी, हम जवाब दिलाते हैं इसका। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रतलाम से। जी सुनील जी, सवाल रखिए अपना। हाँ सर, मेरा निवेदन ये है कि जितनी भी नियुक्तियां मंडलों में जो हो रही है वो अभी तक तो सारे जो चापलूसी करते हैं, जो रात दिन नेताओं के आसपास रहते हैं, सिर्फ उन्हीं की नियुक्ति हो रही है। जबकि होना ये चाहिए वर्षों से जो पार्टी के सशक्त कार्यकर्ता है, जो जनता के बीच के लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक पार्टी ने इस प्रकार से कभी कोई उदाहरण पेश नहीं किया है आम लोगों को। ये सिर्फ एक झुंझुना या ऊपरी लेवल के जो लोग हैं बस उन्हीं तक सीमित है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ है दमोह से, प्रदीप जी। जी प्रदीप जी, सवाल रखिए। सर पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं कि निगम मंडलों में सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है या कंजूसी कर रही है। इसको हम क्या माने? क्या सरकार को डर है कि ये निगम मंडलों के अध्यक्ष या सदस्य दोषी अगर या दागी होते हैं तो इस पर सरकार पर दाग लगेगा, या फिर फिजूल खर्ची बचाने की कवायद समझे, या फिर राज्य सरकार का अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरा नियंत्रण है, लोकप्रियता है, या फिर हम यह मानकर चले कि ईमानदार और योग्य प्रतिभाओं का अभाव है? चलिए जी, हम जो रजनीश जी, बहुत सारे सवाल हो गए पार्टी से, जवाब आपको देने हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप गिरिजाशंकर जी ने सवाल उठाए उनसे शुरू करें और प्रदीप जी के सवाल तक जवाब दें। देखिए, गिरिजाशंकर जी ने जो सवाल उठाए मैं उनसे कुछ इत्तेफाक नहीं रखता। कोई अवैधानिक नियुक्तियां मुख्यमंत्री शिवराज जी ने नहीं की हैं। नहीं, अवैधानिक नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे संवैधानिक प्रावधान नहीं है। हाँ। वो जो उन्होंने बात की, तो मैं वही कह रहा हूं कि असंवैधानिक कुछ भी नहीं है, अवैधानिक कुछ भी नहीं है। मैंने केवल इतना कहा कि लोकतंत्र में एक संस्था जो जनता के बीच में काम करने वाली है और उसमें अगर अध्यक्ष के पद है और उस पर क्यों नहीं अशासकीय व्यक्ति बैठकर जन संवेदनाओं की दृष्टि से योजनाएं बना सकता है, साकार कर सकता है? क्यों हम केवल सरकारी अधिकारियों के हवाले उसको छोड़ देना चाहते हैं? क्या जनता के बीच में जनता का प्रतिनिधि नहीं काम करना चाहिए? एक बात। दूसरी बात जो है, जो फिजूल खर्ची की बात है, देखिए फिजूल खर्ची कितनी है कितनी नहीं है, जिन मामलों में फिजूल खर्ची रोकी जानी चाहिए वो रोकी जा रही है। जब करोड़ों की योजनाएं बन रही हैं। दर्शक के सवाल का जवाब दे दीजिए। उसने कहा भेदभाव होता है आपके यहाँ नियुक्ति में, जो चापलूसी करते हैं उनको ही पद मिल रहा है, वास्तविक कार्यकर्ता को नहीं मिल रहा है। अभी जो नियुक्तियां हुई हैं वो लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। उनका अपने क्षेत्र में अच्छा अनुभव है, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं आदिवासी नेता नरेंद्र मरावी, गणेश जो परिक्रमा एसटी का आयोग, योगदान है, मैं वही बता रहा हूं, एसटी आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो इंजीनियरिंग पास किए हुए हैं, मास्टर डिग्री हासिल किए हुए हैं। भूपेंद्र आर्य जो एससी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जगदीश अग्रवाल जी लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। मैं केवल ये बता रहा हूं कि कोई कमजोर नहीं है, कोई चापलूस नहीं है, संगठन के पदों पर लंबे समय से काम किए, समाज में काम करने वाले द्वारा ठुकरा दिए गए ये दोनों जो नाम आप बता रहे हैं, चुनाव लड़े, ये हार गए। उसके बाद आप इनको जो है पिछले बैकडोर एंट्री से उपकृत कर रहे हैं। भूपेंद्र आर्य चुनाव लड़े नहीं, नरेंद्र मरावी लोकसभा का चुनाव उस समय लड़े थे और वो कुछ कम वोटों से हार गए थे एक विधानसभा में। लेकिन जनता के बीच का प्रतिनिधि है, जनता के लिए काम करने वाला प्रतिनिधि है, एक इंजीनियर है, जो युवा है, जो आदिवासियों के बीच में लोकप्रिय है। तो मुझे लगता है कि क्या अग्निहोत्री जी, रजनीश जी के तर्क अपनी जगह है। आपने हमने देखा कि जो नियुक्तियां हो रही हैं, यदि नरेंद्र मरावी का जिक्र करें तो ऐसे ओम प्रकाश धुर्वे को भी पहली नियुक्ति हुई थी, ऐसे बहुत सारे ये आयोग में आए, वहां तो काम करते नहीं है। रामलाल रौतेल का भी उदाहरण सामने है। ये बाद में टिकट की रेस में आ जाते हैं, ये पूरे समय जमावट करते हैं कि उनको अगले चुनाव के लिए टिकट मिले,
केवल वही एक परंपरा, इसको लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता है इन पदों को। तो इस परंपरा को रोकना जरूरी है या इसको चलने दिया जाए? ये रुक नहीं सकती प्रभु जी। मेरा पिछला एक्सपीरियंस ये है कि प्राधिकरणों में, आयोगों में और निगम मंडलों में जो नियुक्तियां होती हैं उसके अध्यक्ष वहां बैठ करके पूरा अपनी पॉलिटिकल लॉबिंग करते हैं, अपने समर्थकों का वहां जमावड़ा रखते हैं, उनसे राजनीतिक चर्चाओं में मशगूल रहते हैं। बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने निगम मंडलों में बैठ करके उल्लेखनीय काम किए हैं। अधिकांश उदाहरण, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो या अब की हो, लेकिन अधिकतर राजनीतिक जमावट का काम ही वहां पर होता है, क्योंकि एक सुविधा मिल जाती है, एक लाल बत्ती है, एक चैम्बर है, एक घर है, टेलीफोन है, मोबाइल है, सारी सुविधाएं हैं। इनका आउटपुट क्या है? कोई आपको कोई एक नाम ध्यान में है जिसने बहुत अच्छा काम किया? जैसा गिरजा भैया ने कहा प्रभु जी, उपकृत करने वाला मामला है, लेकिन गिरजा भैया से मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे संसदीय लोकतंत्र परंपराओं से चलता है गिरजा भैया, तो उसी तरह मुझे लगता है कि असंवैधानिक होते हुए भी ये परंपराओं पर जी, ये पहले भी गिरजा शंकर जी ने पहले ये बात कही थी कि परंपरा बन गई है, उन्होंने शुरुआत में इस बात को देखा। परंपराओं पे चलने वाला ये नियुक्तियां हैं जो अब भी की जा रही हैं। लेकिन मैं भी ये समझता हूँ और सहमत हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी की कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है ये नियुक्तियां करना जी। लेकिन चूंकि ये व्यापम का भी एक मामला आ गया, मीडिया में बहुत जोरदार तरीके से उछला, उसके बाद पूरे देश में छाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बदनामी हुई और कांग्रेस ने भी उसको पुरजोर तरीके से उठाया। तो ये सारी चीजें अब कम से कम मीडिया इस बात पे डाइवर्ट हो गया है व्यापम को छोड़ करके कि वो इन सारी नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार और इन सब में जो है वो उलझा हुआ है। अग्निहोत्री जी, आपने सवाल उठाया, हम गिरजा शंकर जी के पास चलेंगे, लेकिन एक दर्शक है सागर से हमारे साथ, आबिद पठान जी। आबिद जी रखिए सवाल, क्या सवाल है आपका? जी, मैं गिरजा शंकर जी राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे सवाल करना चाहता हूँ। जी करिए सवाल अपना, करिए। पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए आप आबिद जी। आबिद जी सवाल करने के पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी जी, जो अभी कार्यकर्ता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के जी 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 हमारे जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी से, तो इन लोगों को जैसे विधायक का टिकट नहीं मिल पाता है, किसी का टिकट नहीं मिल पाता। आने वाले समय में ये लोग उम्मीद लगाए रहते कि निगम मंडल में, आयोग में इनकी नियुक्ति हो जाए, और ऐसे समय में जब सबको संतुष्ट नहीं कर पाती, केंद्र में भी, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो इन कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते, तो आने वाले समय में क्या इसका जो नुकसान है भाजपा पार्टी को होगा क्या? चलिए हम इसका जवाब गिरजा शंकर जी से लेंगे कि एक और दर्शक है हमारे साथ बैरागढ़ से। जी रामलाल जी सवाल रखिए। मेरा सवाल प्रभु जी रजनीश अग्रवाल जी से है जी कि जब 2 साल से नियुक्तियों के बगैर निगम मंडल चल रहे थे, अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे, तो फिर ऐसा कौन सा बोझ सरकार के खाते में डालना था इनको जो इन्होंने नियुक्तियां करी? इससे तो बोझ ही बढ़ेगा, ये लाल बत्ती लगा के घूमेंगे और डीजल पेट्रोल फूकेंगे। बिल्कुल हम जवाब दिलाएंगे आपका। आगर मालवा से एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी सिंह साहब सवाल रखिए। सर मैं ना ये राजनीतिक विश्लेषक महोदय से पूछना चाहूंगा जी कि जो SC/ST आयोग की जो नियुक्ति की गई है जी, उसमें आज तक कोई SC/ST को फायदा नहीं मिला साहब। योजनाएं चलती है कागजों में, और जब वहाँ जाते हैं कागजों में तो कागज कंप्लीट कराने में इतने परेशान कर देते हैं कि लोग लोन वगैरह नहीं मिल पाता है। ऐसे आयोग के अध्यक्ष बना देंगे, ये लोग अपना दुकानदारी चलाएंगे और SC/ST को कोई फायदा नहीं मिलेगा। चलिए जी गिरजा शंकर जी, जनता के सवाल आपसे भी हैं और जो एक अग्निहोत्री जी ने भी सवाल उठाया था, ये सवाल मेरा भी इसमें है। ये नियुक्तियों के समय को लेकर मेरा सवाल है कि जब झाबुआ के चुनाव सामने हैं, देवास के चुनाव सामने आ रहे हैं, भाजपा को सबसे बड़ी लड़ाई जो है झाबुआ में लड़नी पड़ रही है, तो क्या अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जनता के पैसे के दम पर ये नियुक्तियां की गई हैं? तीन चार बातें आई सामने। एक तो पहले बात है कि झाबुआ का एक लोकसभा का चुनाव जो पार्टी 29 लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हो, उसके लिए झाबुआ का एक चुनाव उससे बड़ी चुनौती होगी। और झाबुआ के चुनाव जीतने के लिए पूरे प्रदेश भर में नियुक्ति की जाएगी, ये तर्क मेरे समझ में नहीं आता। जहां तक अग्निहोत्री जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि परंपरा का भी निर्वाह किया जाता है।
लेकिन संविधान और परंपरा से ऊपर एक चीज और है, वो है पब्लिक परसेप्शन। इस तरह की नियुक्तियों को हमारी आम जनता की राय कभी अप्रूव नहीं करती। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को अपने लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं उसको भी आगे बढ़ाना है, संविधान की रक्षा भी करनी है, और उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जो लोक धारणा है उसके विपरीत जाकर कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी तो उसके लिए वो संकट पैदा होगा। जो अभी उन्होंने सवाल किया दर्शक ने कि आयोग क्या करता है, ये सवाल मैं शुरू से कहता रहा हूं, ये तमाम जो आयोग हैं जो बाकायदा संवैधानिक है, ये लॉलीपॉप नहीं है, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आप पिछले चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो, इन आयोगों के कामकाज को देखिए तो इनकी रिपोर्ट पर विधानसभा में बरसों चर्चा नहीं होती, इन आयोगों को सरकारी अधिकारी जवाब नहीं देते और ये आयोग फंक्शन नहीं कर पाते। पहले इन संस्थाओं को, यदि आप चाहते हैं कि शासकीय व्यक्ति रहे तो इन संस्थाओं को फंक्शनल कीजिए। जहां तक रजनीश जी ने कहा कि वो जो संस्थाएं पब्लिक के हित में काम करती हैं वहां पब्लिक का आदमी होगा तो वो लोक हित में काम करेगा, तो भाई पूरी सरकार ही पब्लिक के हित में काम करने वाली है। और निगम मंडल कोई पैराशूट नहीं है, वो सरकार के अंग हैं, और सरकार में जो चुन के आए हैं वो सभी जनता से चुन के आए हैं, निर्वाचित सरकार प्रतिनिधि हैं, और उन्हीं के मातहत वो निगम मंडल काम करते हैं। वो उसको पैराशूट बनाकर कोई अलग से जनप्रतिनिधि लाने की जरूरत नहीं है। और ये पूरी तौर पर, मैं फिर कहूंगा, ये संविधान में इसकी कोई इजाजत नहीं मिलती। गिरजाशंकर जी, अग्निहोत्री जी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। गिरजा भैया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो निगम मंडल और आयोग वगैरह के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है, तो क्या ये केवल वो उस व्यक्ति के लिए जो राजनीतिक व्यक्ति है उसके पॉलिटिकल प्लानिंग करने के लिए जमावट करने का कोई अड्डा तो नहीं बनते जा रहा है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये आज से नहीं, ये हमेशा से होता रहा है। और इसीलिए हमारा ये मानना है कि आप यदि इन जगहों पर नियुक्तियां कर रहे हैं तो उन नियुक्तियों में ये भी देखा जाए कि वो कौन से गुट का है, कौन से क्षेत्र का है, कौन से समुदाय का है, बल्कि इससे ऊपर ये देखा जाए कि उस व्यक्ति की उस संस्था में उपयोगिता कितनी है, और इसका बाकायदा परफॉर्मेंस ऑडिट हो कि किसी व्यक्ति को यदि संस्था में हम बैठाते हैं तो उसके कामकाज से उस संस्था में गुणात्मक रूप से क्या परिवर्तन आया। यदि हम लोकहित की बात भी करें तो हम देखें कि लोकहित की क्या चीजें उस संस्था में हुई। हाउसिंग बोर्ड में जो भी जनप्रतिनिधि बैठा, क्या उसने ये काम किया कि हाउसिंग बोर्ड बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ना बनाकर गरीबों के मकान बनाए? उसने वो कॉम्प्लेक्स बनाना और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना बंद नहीं किया। तो लोकहित के काम को भी हमको देखना चाहिए कि यदि जनप्रतिनिधियों के बैठने से उन संस्थाओं का रुख है, उनका तेवर है, यदि उस तरह होता है तो। और जहां तक राजनीतिक जमावट की बात है तो आप ये मान के चलिए, जैसे कई लोगों ने सवाल उठाया कि ये चापलूसी करने वाले हैं या ये ऐसे हैं या वैसे हैं, तो ये चयन बहुत मुश्किल होता है राजनीति में। जब आप टिकट बांटते हैं चुनाव के लिए, तब भी ये होता है कि योग्य प्रत्याशी को मौका नहीं दिया गया और दूसरे को मौका दिया गया। ये तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन व्यक्ति चुनाव की दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कौन महत्वपूर्ण नहीं है। और इसके लिए कोई मापदंड नहीं बनाया जा सकता। जहां तक सवाल व्यापम का मैं आपको रोकना चाहूंगा जरा सा, एक हम आपसे फिर इस पे चर्चा रखेंगे। एक दर्शक है सिलवानी से हमारे साथ, विक्रांत जी। जी विक्रांत जी, सवाल रखिए। मेरा निवेदन जो है बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं उनसे है जी, और रजनीश अग्रवाल जी से, और इसके पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं गिरजाशंकर जी के साथ जाना चाहता हूँ। आज जो ये सारी बातें चल रही हैं, इस बातों से हटके मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इन जो मसला चल रहा है इसमें क्यों ना इलेक्शन के माध्यम से ये सारा काम हल किया जाए, जिससे ना हो। चलिए, रेवड़ी बांटने का काम है, इसमें इलेक्शन हो गए तो फिर तो रेवड़ी कहाँ से बच पाएगी। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सागर से, काशीराम जी। जी काशीराम जी, सवाल रखिए अपना। हाँ भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी भाई साहब। जी पूछिए। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये निगम मंडल और सागर की ये इसकी ये व्यवस्था है जब आयोग में,
तो इसकी जो सरकार बनने के साथ ही नियुक्ति क्यों नहीं होती? जी, अच्छी बात कही आपने। जी, छतरपुर से ब्रजेश हमारे साथ। जी ब्रजेश जी, संक्षेप में अपना सवाल रखिए। लगता है संपर्क नहीं पाए। गिरिजा शंकर जी, मैं आपसे बात कंटिन्यू करने के आग्रह के साथ मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहता हूँ, जो दर्शक ने भी किया, कि जब सरकार बन के आती है तो उसी समय नियुक्ति क्यों नहीं कर देते। और दूसरा मेरा एक सवाल है पुराने एक दृष्टांत के साथ, कि पिछली बार इसी सरकार ने एससी आयोग में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी थी उपाध्यक्ष पद पर, जो खाट पर आया था दफ्तर चार्ज लेने के लिए, और 2 महीने बाद उसको जो है हटना पड़ गया। इतना अशक्त था, वो चल फिर भी नहीं पाता था। तो क्या इनका कोई क्राइटेरिया सरकार नहीं बनाती? केवल एक सूची बना ली कुछ लोगों ने बैठकर, उनका पूरा विश्लेषण किया जाए, आदमी का बायोडाटा देखा जाए, उनकी क्षमताएं देखी जाए, योग्यता को परखा जाए, उसके बाद नियुक्ति दी जाए। जैसे हम सब जानते हैं कि ये उपकृत करने का मामला होता है। कई बार किसी कार्यकर्ता को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए भी उसकी नियुक्ति की जाती है। उनको आखिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का, कैबिनेट मंत्री का, राज्य मंत्री का दर्जा क्यों दिया जाता है? दर्जे की क्या जरूरत है? इसलिए कि वहां पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सुविधाएं क्या मिलेंगी, उसका कोई नियम कायदा नहीं है। तो मंत्री का पद का दर्जा देकर उसकी सुविधाएं उसको दी जाती हैं। और इस जो प्रतिनिधियों को चुनने की बात है, तो एक बात समझना चाहिए, पंचायत से लेकर सरकार तक इतने अधिक सारे पद निर्वाचित लोगों के लिए हैं कि जो लोकतंत्र को मजबूती देने वाली तमाम संस्थाएं हमारे यहाँ काम कर रही हैं। उनमें सहकारी संस्थाएं भी है, मंडी भी है, और तमाम पंचायत से लेकर नगर निगम तक, उन सब में राजनीतिक कार्यकर्ता ही चुन के आते हैं, और ये सब कुछ एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। उसके बाद केवल 150 पद सरकार के अंदर निकालकर, उसको नियम कायदे से बाहर निकालकर और अपने चुनिंदा लोगों को बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी आधार के नियुक्त करना, वो किसी भी सरकार में हो, मैं कम से कम उसको उचित नहीं मानता। बड़ी अच्छी बात की गिरिजा शंकर जी आपने। एक दर्शक दमोह से हमारे साथ राजा ठाकुर जी। राजा ठाकुर जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि लाल बत्ती वाला कार्यक्रम चल रहा है, अच्छी बात है। जे अपने शिवराज सिंह का चाह रहे कि उसको लाल बत्ती दें या को ना दें, लेकिन श्रीमान जी जब वोट मांगने आते थे, बहुत सादा चेहरा इनका देखते, किसानों के ऊपर बहुत अच्छा काम करके, चलो ठीक है, बहुत अच्छे काम किए। किसानों को आजकल ये नहीं देखते कि उनके क्या हालत है, क्या नहीं है। तो सब किसान ने बुला दिया कि अगले बार विधानसभा के चुनाव में एक भी सीट ढूंढने को मिल जाए शिवराज सिंह को। पूरे किसान संगठनों ने ये कह लिया कि भैया आप अपने नेताओं के बारे में सोचिए, किसानों के बारे में मत देखिए। और अभी इन्होंने 33% महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया राशन दुकानों में। राशन दुकानों में 33% कर दिया, तो बेचारे वो लोग कहाँ जाएंगे? उसके बारे में भी नहीं ये सोचते। जी रजनीश जी, राजा ठाकुर जी ने तो अपने मन की व्यथा बता दी। शायद आपके पास जवाब ये हो कि बंसीलाल गुर्जर जी को किसान कल्याण आयोग का अध्यक्ष बना दिया है तो उससे समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन जो सवाल इस दौरान उठ रहे हैं, अग्निहोत्री जी ने जो बात कही, गिरिजा शंकर जी ने बात कही, आपकी पार्टी को, चूंकि सुधारवादी पार्टी है आपकी, कुछ मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात आप करते हैं, तो आपको कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए, कोई पैमाने तय करने चाहिए, कि बस संविधान की आड़, उपकृत करने की आड़ लेकर आप ऐसा करते रहें? देखिए, मुझे लगता है कि इन सारी बातों पर विचार होता है। और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तब से जो निगम मंडल हैं जो घाटे में चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं लाभ की ओर बढ़े हैं। घाटा बढ़ गया रजनीश जी। कई निगम मंडल जो 6,000 करोड़ के घाटे में मध्य प्रदेश के निगम मंडल, कोई इक्का दुक्का होंगे, जैसे हम सबको पता है कई निगम मंडल लाभ की स्थिति में पहुंचे हैं। जो घाटे में थे वो बंद किए गए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस पर बहस हो सकती है कि उनके कामकाज क्या हो, उनकी फंक्शनिंग क्या हो, अध्यक्ष को क्या पावर हो, उपाध्यक्ष को क्या पावर हो। लेकिन मुझे लगता है जो इस प्रकार की संस्थाएं जो जनता के बीच में काम करती हैं, चाहे वो प्राधिकरण के रूप में हो, चाहे आयोग के रूप में, आयोग तो संवैधानिक व्यवस्था है, उनकी रिपोर्ट पर क्यों चर्चा नहीं होती? ये चर्चा का बहस का विषय बन सकता है। लेकिन आयोग रहे, संविधान ने व्यवस्था दी है। विषय नहीं, आपकी पार्टी फोरम पे उठाने का विषय है। आप पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप वही बताइए कि आपकी पार्टी इसके बारे में कितनी गंभीर है। संवैधानिक जो व्यवस्था आयोग बनाने की है, आयोग वो बनते हैं, आयोग पर नियुक्तियां होती हैं, उन वर्गों के बीच के व्यक्ति उसके प्रतिनिधि बनते हैं। और मुझे लगता है कि आयोग की से जो अपेक्षा होती है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं।
मैं जो गिरजाशंकर जी ने सवाल उठाए कि आयोग की रिपोर्टों पर चर्चा नहीं होती, तो ये हो सकता बहस का विषय हो कि कब कितना रिपोर्ट कौन सी आई और कौन सी पर चर्चा कितने सालों से नहीं हुई, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन आयोग में अशासकीय लोगों की नियुक्तियां ना हो, ये बहस का विषय की बजाय रिपोर्टों पर चर्चा होती है नहीं होती, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नियुक्तियां हैं ये जनता के हित में है, संवेदनशीलता के साथ में काम करने के लिए है। आउटपुट उनका क्या आता है इस पर चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन लगातार हम इतने सालों से देख रहे हैं जिस प्रकार की गरीबों के लिए मकान बनाने की योजनाएं बीडीएन जैसी संस्था में खूब तेजी के साथ में बढ़ा है। कई प्रकार के निर्माण कार्य जो जरूरी थे वो बीडीए जैसी एजेंसीज के माध्यम से किए जा रहे हैं। ऐसे तमाम प्राधिकरण अन्य शहरों के भी जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। और आयोग के बारे में भी मैंने कहा। चलिए रजनीश जी, प्राधिकरण और आयोग की तो हो गई है, संवैधानिक संस्था है आयोग। जो सफेद हाथी जो निगम मंडल है उसमें नियुक्तियों की सूची कब तक आ रही है आपकी? देखिए, ये तो इसका प्रश्न का उत्तर तो मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं कि कब नियुक्तियां उनकी होंगी, लेकिन जैसा कि आप मीडिया के बंधुओं से उन्होंने कहा था कि शीघ्र इस नियुक्तियों को किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आ सकती हैं। अग्निहोत्री जी, इस पूरे मामले पर आपने राय सुनी, मैं आपसे एक विचार जानना चाहूंगा, क्या होना चाहिए? क्या आगे और नियुक्तियां होनी चाहिए या रोका जाना चाहिए? क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस मामले में? देखिए, मैं थोड़ा सा दूसरी बात की तरफ जरा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि गिरिजा भैया ने कहा कि गुणवत्ता क्या, आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, कि यदि आपने किसी मंडल में या निगम में किसी राजनीतिक व्यक्ति को बैठाया है तो उसका आउटपुट क्या है, उसने किस गुणवत्ता से वहाँ पर काम किया है। लेकिन अनुभव के आधार पर शायद गिरिजा भैया भी जानते होंगे कि अनुभव तो हमारे ये कहते हैं कि जिस भी राजनीतिक व्यक्ति ने निगम मंडल में बैठ करके कुछ आउटपुट देने के बारे में सोचा है या काम किया है, कुछ उल्लेखनीय काम किया है, तो वहाँ जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, एमडी आईएएस अफसर, वो उसको काम नहीं करने देता, उसको उलझा देता है, क्योंकि उसके मन मुताबिक काम नहीं होते। इसलिए वहाँ बैठ करके जो पॉलिटिकल आदमी है वो अपनी जमावट का काम करता है ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो एमडी के साथ। और एमडी के साथ यदि कन्फ्लिक्ट होगा तो उसके लिए वहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं जो इन सब चीज़ों को अलग बनाती है। तो जहाँ तक रह गया आपने जो सवाल किया, तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी कोई नियुक्तियाँ और आगे जो होने वाली है, इसमें काफ़ी समय लगेगा। गिरजाशंकर जी, आपकी राय जानना चाहूँगा, सुधार की क्या गुंजाइश दिखती है आपको इस पूरी प्रक्रिया में? नहीं, जो अग्निहोत्री जी ने कहा बहुत सही बात कहा कि वो अध्यक्ष को एमडी ही काम करने नहीं देता, उस विभाग का मंत्री भी उसको काम नहीं करने देता, क्योंकि उस मंत्री को लगता है कि उसके विभाग के अंतर्गत काम करने वाले निगम मंडल पर उसका अपना अधिकार नहीं रहा। ये कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही हैं। दरअसल मेरा तो एक बुनियादी सवाल यह है, यदि कोई राजनेता यदि इतना काबिल है तो उसके पास लाखों पदों पर चुनाव लड़कर जीतकर आकर काम करने की गुंजाइश बनी हुई है। यदि कोई राजनेता इतना काबिल है तो किसी भी चुनाव में खड़े होकर जीतकर निर्वाचित संस्थाओं में काम नहीं कर सकता और उसको यहां बैठाना है, ये बुनियादी रूप से गलत है। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को यहां बैठाना चाहते हैं सरकार के अलग अलग जगहों पर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे इस पर आपत्ति नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या उसके बैठने से उस संस्था में कोई गुणात्मक परिवर्तन आ रहे हैं क्या। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कि जब ऐसे शासकीय व्यक्ति जो ब्यूरोक्रेट नहीं थे लेकिन जो टेक्नोक्रेट हैं, उनको जब बैठाया गया तो टेक्नोक्रेट ने उन संस्थाओं में बेहतर रिजल्ट दिया। जहां तक आखिरी सवाल जिसको कि आप भी और तमाम पार्टी के बीजेपी के लोग भी और बहुत सारे लोग उनकी सांसें फूल रही होंगी कि अब आगे क्या। मुझे अपने अनुभव से ऐसा लगता है कि एक बार सिलसिला शुरू होने की देरी थी, ये सिलसिला शुरू हो गया है नियुक्तियों का, तो अब ज्यादा इंतजार मुझे लगता है कि लोगों को नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्दी ही एक दूसरी किस्त निगम मंडलों की जो आनी थी, जो शायद मुझे लगता है कि इसके साथ आती, वो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में वो आ जाएगी। और हालांकि वो अंत नहीं होगा, वो सिलसिला अभी चलता रहेगा। रजनीश जी, आपसे फाइनल कमेंट जानना चाहूंगा। गिरजाशंकर जी ने बताया कि ये तो सिलसिला शुरू हो गया है, इस पर ब्रेक आपकी पार्टी कब लगाएगी? अभी लगाएगी या अगले विधानसभा चुनाव के पहले? देखिए, इस पर पार्टी का ब्रेक लगाना या गति देने का काम नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे, जैसी नियुक्तियां करना चाहेंगे, मुझे लगता है कि वो
सक्षम है और वो अपने हिसाब से निर्णय गुणात्मक तौर पर अच्छे लोगों को लिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से देखिए ये बड़ा सापेक्ष विषय है कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। हम जब निर्णय करते हैं, विशेषाधिकार मानकर पार्टी आंख बंद करके नहीं रहती। तो गुणात्मक दृष्टि से जरूर विचार होता है। जो अगर मुख्यमंत्री जी संगठन से चर्चा करते हैं, जैसे उनका वृत्ति है, स्वभाव है, तो स्वाभाविक रूप से गुणात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी में तो विचार होता है और लोग भी उसी हिसाब से चयन होके आते हैं। चलिए, समय की अपनी सीमा है। रजनीश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। अग्निहोत्री जी, आपका भी धन्यवाद। गिरिजा शंकर जी, आपने अच्छी बातें बताई इस पूरे मुद्दे पर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। दोस्तों, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बीजेपी के तर्क वितर्क अपनी जगह है, लेकिन जो नाम सामने आए हैं उसके बाद कई चेहरों की रौनक चली गई है। पार्टी के लिए लगातार काम करते आ रहे नेताओं को उम्मीद थी कि पहली सूची में उनका नाम आएगा, नहीं आया। वहीं कुछ लोगों को मनमाफिक पद नहीं मिलने का गम है। खैर, सियासत में उम्मीदों का आसमान भी बड़ा होता है। देर है पर अंधेर नहीं के सूत्र वाक्य पर चलते हुए नेता अपना काम करते रहते हैं। हमें खबर है कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी नियुक्तियां होनी है। मौका उन्हें भी मिलेगा जो अभी छूट गए हैं। अभी पद पाने वाले अच्छा काम करें तो उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। फिलहाल बीजेपी नेताओं के ताजा हालात पर यही कहना मौजूद है, रोज की यह जंग है, कहीं कटी पतंग है, मौका मिला फिर भी लगा रास्ता तो तंग है। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रभु पटेरिया आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे पर नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT. सीएक लाए है 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर, स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। बड़ी खबर निशान से धोखे का पता चल गया है। स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम लगी हुई थी। रायसेन पुलिस की कस्टडी में निशान धोखे आ गया है। वो वीडियो हमारे पास उपलब्ध था। स्वराज एक्सप्रेस के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। निशांत के मिलने की बाद की पहली तस्वीरें स्वराज एक्सप्रेस पर। इसमें देर से जब बात करी मैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा लग रहा है। हेलो मंत्री जी नमस्कार। मैं अभी निकल
खत्म हुआ मध्य प्रदेश में लाल बत्ती का इंतजार। आयोग प्राधिकरण की लिस्ट जारी, नवाजे गए 10 नेता। भूपेंद्र आर्य एससी आयोग, नरेंद्र मरावी एससी आयोग के अध्यक्ष, बीडीए के अध्यक्ष बनाए गए ओम यादव। भोपाल में व्यापम दफ्तर में मिली नोटों की गड्डियां। पुराने सामान की मरम्मत के दौरान फर्नीचर से निकले नोट, 11,90,000 बरामद। मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायकों ने अब तक नहीं सौंपा संपत्ति का ब्यौरा। सिर्फ वित्त मंत्री और उनकी पत्नी ने दी है विधानसभा सचिवालय को अपनी जानकारी। राजनीति में सामंतवादी सोच को समाप्त करने पर शिवराज सरकार की नई पहल। 27 विधायकों और 4 मंत्रियों के नामों से राजा